गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक क्वेश्चन से जो कि क्रिस्टल एकक कोष्टिका पर है। तो क्या है क्वेश्चन कि निम्न क्रिस्टल अक्ष तथा कोणों से क्रिस्टल तंत्र की पहचान कीजिए। ठीक है, जैसे पहला दिया हुआ है अपन को A इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 mm, B इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 mm और C इज इक्वल टू दिया हुआ है 1.6 mm। फिर कोण दिए हुए हैं, अल्फा इज इक्वल टू दिया हुआ है 90 डिग्री। ठीक है, फिर बीटा इज इक्वल टू दिया हुआ 90 डिग्री और गामा इज इक्वल टू दिया हुआ है 90 डिग्री। ठीक है, तो हम सबसे पहले भुजाओं की बात करते हैं। तो A क्या है 1 mm, B है 1 mm और C क्या है 1.6 mm। तो A और B तो बराबर है लेकिन C क्या है, बराबर नहीं है। तो A इज इक्वल टू B बट C इज नॉट इक्वल। ठीक है, A बराबर B बराबर नहीं है C के, A बराबर B बराबर नहीं है C। ठीक है, फिर आते हैं कोण पर। तो तीनों अल्फा बराबर 90 डिग्री है, बीटा भी 90 डिग्री है और गामा भी 90 डिग्री है। तो तीनों ही कोण क्या है, 90 के बराबर है। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू कितने, 90 डिग्री का है। ठीक है, तो अब देखो A और B बराबर है लेकिन C बराबर नहीं है। अल्फा बीटा और गामा तीनों ही किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है। तो ये कंडीशन कौन सी एकक कोष्टिका के अंदर आती है, ये कंडीशन आती है टेट्रागोनल के अंदर, द्विसमलंबाक्ष यानी कि टेट्रागोनल। तो ये कौन सा क्रिस्टल तंत्र है, टेट्रागोनल के अंदर। ठीक है, टेट्रागोनल के अंदर ये कंडीशन आती है। तो ये क्रिस्टल तंत्र कौन सा है, टेट्रागोनल या द्विसमलंबाक्ष है। ठीक है, इसी तरह से अपन दूसरा लेते हैं, क्वेश्चन। ठीक है, इसमें A बराबर क्या है 1 mm है, 1 mm, B इज इक्वल टू 1.5 mm, C इज इक्वल टू है 1.6 या 1.2 mm ले लेते हैं। ठीक है, और अल्फा कितना दिया हुआ है 90 डिग्री, बीटा दिया हुआ है 60 डिग्री और गामा कितना दिया हुआ है अपन को 90 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले भुजाओं की बात करते हैं। तो A 1 mm है, B 1.5 mm है और C क्या है 1.2 mm है। ठीक है, तो ये तीनों ही भुजाएं क्या है, बराबर नहीं है, ये तीनों ही भुजाएं बराबर नहीं है। ठीक है, फिर आते हैं तो लिख लेते हैं एक बार, A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C। ठीक है, फिर कोण की बात करते हैं। तो अल्फा 90 के बराबर है, बीटा 60 डिग्री के बराबर है और गामा जो है वो 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो अल्फा और गामा तो 90 डिग्री के बराबर है लेकिन बीटा क्या है 90 के बराबर नहीं है। अल्फा और गामा है 90 के बराबर लेकिन बीटा जो है वो 90 के बराबर नहीं है। तो अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री बट बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो ये कंडीशन आ गई। ठीक है, तो अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री बट बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री और भुजाओं में ये तीनों ही भुजाएं बराबर नहीं है। तो ये कौन सी कंडीशन आती है, ये कौन सी एकक कोष्टिका के अंदर ये कंडीशन आती है, तो ये वाली है एक नताक्ष। मोनोक्लिनिक में ऐसा होता है, तीन भुजाएं, तीनों ही भुजाएं बराबर नहीं है ना, A बराबर B बराबर नहीं है C के, A बराबर नहीं है B बराबर नहीं है C के, ये तीनों ही बराबर नहीं है। और अल्फा और गामा तो 90 के बराबर होगा लेकिन बीटा जो है वो 90 के बराबर नहीं होगा। तो ये कंडीशन आती है मोनोक्लिनिक के अंदर। ठीक है, मोनोक्लिनिक के अंदर यानी कि एक नताक्ष, मोनोक्लिनिक एक नताक्ष। ठीक है, फिर आता है तीसरा लेते हैं अपन। A बराबर दिया हुआ है अपन को 1 mm, B दिया हुआ है 1.5 mm और C कितना दिया हुआ है 1.2 mm। ठीक है,
अल्फा कोण दिया हुआ है अपन को 90 डिग्री, अल्फा दिया हुआ है 90 डिग्री, बीटा दिया हुआ है 60 डिग्री और गामा कितना दिया हुआ है अपन को 120 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले भुजाओं की बात कर रहे हैं। तो A 1 mm है, B 1.5 और C क्या है 1.2 mm। ठीक है, तो ये तीनों ही बराबर नहीं है, तो A बराबर नहीं है, B बराबर नहीं है C। ठीक है, फिर कोण की बात करते हैं तो अल्फा तो है 90 डिग्री का, बीटा है 60 डिग्री का और गामा कितने का है 120 डिग्री का है। ठीक है, तो ये तीनों ही कोण किसके, तीनों ही कोण बराबर नहीं है, ना अल्फा बराबर बीटा अल्फा बराबर नहीं है, बीटा बराबर नहीं है गामा के। ठीक है, तो अल्फा बराबर नहीं है, बीटा बराबर नहीं है गामा। ठीक है, तो ये कौन सी कंडीशन हो गई, ये कंडीशन सिर्फ एक कोष्टिका में होती है, वो है ट्राइक्लिनिक, यानी कि त्रिनताक्ष के अंदर ऐसा होता है कि न तो तीनों भुजाएं बराबर होती है, न ही तीनों कोण बराबर होते हैं। ठीक है, न तो लंबाई के पैरामीटर बराबर होते हैं और न ही कोणीय पैरामीटर बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये किसके अंदर आती है कंडीशन, ट्राइक्लिनिक, त्रिनताक्ष के अंदर, त्रिनताक्ष के अंदर ये वाली कंडीशन आती है। ठीक है, तो इस तरह से ये अपन ने अलग अलग इनके मान लेकर और अलग अलग कोण लेकर क्रिस्टल तंत्र की पहचान की है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन होता है पूरा यहीं पे। फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक्स विकिरण व क्रिस्टल संरचना का अध्ययन, एक्स विकिरण व क्रिस्टल संरचना का अध्ययन। ठीक है, एक्स विकिरण तथा क्रिस्टल संरचना का अध्ययन। ठीक है, एक वैज्ञानिक लाउवे, ठीक है, क्या है लाउवे ने एक्स विकिरण अध्ययन में पाया कि एक्स विकिरण की तरंग दैर्ध्य की परास तथा क्रिस्टल तलों के मध्य की दूरी की परास क्या होती है, लगभग समान होती है। क्या पाया वैज्ञानिक लाउवे ने एक्स विकिरण अध्ययन में पाया कि एक्स विकिरण की तरंग दैर्ध्य की परास तथा क्रिस्टल तलों के मध्य की दूरी की परास लगभग समान होती है। अतः एक्स विकिरण का क्रिस्टल तलों द्वारा विवर्तन हो सकता है, एक्स विकिरण का क्रिस्टल तलों द्वारा विवर्तन हो सकता है। ठीक है, फिर एक्स विकिरण विवर्तन क्रिस्टल तलों के मध्य की दूरी पर निर्भर करती है। एक्स विकिरण विवर्तन जो है वो क्रिस्टल तलों के मध्य की दूरी पर निर्भर करती है। क्योंकि क्रिस्टल तलों के मध्य की दूरी क्या होती है, निश्चित होती है। क्योंकि क्रिस्टल तलों के मध्य की दूरी निश्चित होती है, अतः प्रत्येक क्रिस्टल विवर्तन ग्रेटिंग के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जिसमें एक्स विकिरण की परागमन तथा परावर्तन ग्रेटिंग एक साथ प्रदर्शित होती है, जो तीव्रता से फोटोग्राफिक प्लेट पर आपतित होकर एक निश्चित पैटर्न बनाती है। और इस पैटर्न के अध्ययन की सहायता से ही क्रिस्टल संरचना का निर्धारण होता है। क्या है कि एक्स विकिरण विवर्तन क्रिस्टल तलों के मध्य की दूरी पर निर्भर करती है। क्योंकि क्रिस्टल तलों के मध्य की दूरी जो है वो निश्चित होती है, अतः प्रत्येक क्रिस्टल विवर्तन ग्रेटिंग के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जिसमें एक्स विकिरण की परागमन तथा परावर्तन ग्रेटिंग एक साथ प्रदर्शित होती है, जो तीव्रता के साथ फोटोग्राफिक प्लेट पर आपतित होकर एक निश्चित पैटर्न बनाती है। और उस पैटर्न के अध्ययन की सहायता से क्रिस्टल संरचना का निर्धारण किया जाता है। फिर पैटर्न के अध्ययन की सहायता से क्रिस्टल संरचना निर्धारण की कितनी विधियां हैं, 3 विधियां हैं। पैटर्न के अध्ययन की सहायता से क्रिस्टल संरचना निर्धारण की
3 विधियां हैं, जिसमें पहली है ब्रैग विधि, दूसरी है पाउडर विधि और तीसरी कौन सी है, लाउवे विधि। पैटर्न अध्ययन की सहायता से क्रिस्टल संरचना निर्धारण की कितनी विधियां हैं, 3 विधियां हैं। पहली है ब्रैग विधि, दूसरी है पाउडर विधि और तीसरी कौन सी है, लाउवे विधि। ठीक है, जिसमें से हम स्टार्ट करते हैं पहली ब्रैग विधि। ब्रैग विधि, ठीक है, ब्रैग विधि क्या होता है ब्रैग विधि में, तो इस विधि द्वारा क्रिस्टल तल से परावर्तन कोण थीटा ज्ञात किया जाता है। इस विधि द्वारा क्रिस्टल तल से परावर्तन कोण थीटा ज्ञात किया जाता है। फिर इस परावर्तन कोण थीटा तथा प्रयुक्त की गई एक्सरे विकिरण, परावर्तन कोण थीटा तथा प्रयुक्त की गई एक्सरे विकिरण की तरंग दैर्ध्य का उपयोग कर क्रिस्टल तलों के मध्य की दूरी ज्ञात की जाती है, जिससे क्रिस्टल संरचना का निर्धारण किया जाता है। क्या है कि इस विधि द्वारा क्रिस्टल तल से परावर्तन कोण थीटा ज्ञात किया जाता है। परावर्तन कोण थीटा ज्ञात किया जाता है। फिर इस कोण मतलब परावर्तन कोण थीटा, इस कोण तथा एक्स विकिरण की तरंग दैर्ध्य के उपयोग द्वारा इस कोण यानी कि परावर्तन कोण थीटा तथा एक्स विकिरण की तरंग दैर्ध्य के उपयोग द्वारा क्रिस्टल तलों के मध्य की दूरी ज्ञात की जाती है। क्रिस्टल तलों के मध्य की दूरी ज्ञात की जाती है। ठीक है, जिससे या जिसकी सहायता से क्रिस्टल संरचना निर्धारित की जाती है, जिसकी सहायता से क्रिस्टल संरचना निर्धारित की जाती है, जिसकी सहायता से क्रिस्टल संरचना निर्धारित की जाती है। ठीक है, जिसकी सहायता से क्रिस्टल संरचना निर्धारित की जाती है। अब परावर्तन कोण थीटा ज्ञात करने के लिए एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। परावर्तन कोण थीटा ज्ञात करने के लिए एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, किसका, एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। परावर्तन कोण थीटा ज्ञात करने के लिए एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, परावर्तन कोण थीटा ज्ञात करने के लिए एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर का डायग्राम बना लेते हैं। एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर का क्या करेंगे, डायग्राम बना लेते हैं। तो
ये एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, ये स्लिट है S1, ठीक है, ये स्लिट है S1 जो लेड की हो सकती है, पीबी की। यहाँ से एक्सरे, एक वर्णी एक्सरे, एक्स विकिरण, एक वर्णी एक्स विकिरण, ठीक है। जो ये क्या है, क्रिस्टल है, इस पर एक वर्णी एक्स विकिरण स्लिट S1 से होकर इस क्रिस्टल पर आपतित होती है, ठीक है, क्रिस्टल पर आपतित होती है। अब ये क्या है, वर्नियर पैमाना है, ये वर्नियर पैमाना है जिस पर इलेक्ट्रोमीटर है यहाँ पे, और यहाँ पे बैटरी जुड़ी हुई है। या तार ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या है, स्पेक्ट्रोमीटर है। इसमें क्या होता है कि ये जो एक वर्णी एक्स विकिरण है वो स्लिट S1 से, स्लिट S1 से गुजर कर क्रिस्टल पर क्या होती है, आपतित होती है, क्रिस्टल पर आपतित होती है, ठीक है। और क्रिस्टल को एक घूमने वाली टेबल पर रखा जाता है, ठीक है, घूमने वाली टेबल पर रखा जाता है और इसकी स्थिति जो है वो वर्नियर पैमाने पर पढ़ी जाती है। क्रिस्टल को एक घूमने वाली टेबल पर रखा जाता है और इसकी स्थिति जो है वो वर्नियर पैमाने पर मापी जाती है। क्या किया, क्रिस्टल जो ये एक वर्णी एक्स विकिरण है वो स्लिट S1 से गुजर कर क्रिस्टल पर आपतित होती है, ठीक है। और ये क्रिस्टल जो है वो एक घूमने वाली टेबल पर रखा जाता है जिसकी स्थिति जो है इस वर्नियर पैमाने पर मापी जाती है, ठीक है। अब जब ये क्रिस्टल से एक्स विकिरण निकलकर इस, ये क्या है, गैस चैम्बर है, ये एक मिनट, ये क्या है, एक गैस चैम्बर है और वो क्या है, इलेक्ट्रोमीटर है, ये एक गैस चैम्बर है और ये क्या है, इलेक्ट्रोमीटर है, ठीक है। तो क्या हुआ, एक वर्णी एक्स विकिरण स्लिट S1 से होकर जब इस क्रिस्टल पर आपतित होती है, फिर क्रिस्टल पर आपतित होती है और ये क्रिस्टल जो है वो एक घूमने वाली टेबल पर रखा हुआ है जिसकी स्थिति जो है वो वर्नियर पैमाने द्वारा मापी जाती है। अब ये एक्स विकिरण इस क्रिस्टल पर आपतित होती है, आपतित होने के बाद जब ये क्रिस्टल से परावर्तित जो विकिरण है या क्रिस्टल से निकलने वाली जो विकिरण है, क्रिस्टल से निकलने वाली ये जो विकिरण है, जब ये इस गैस चैम्बर में प्रवेश करती है, गैस चैम्बर में क्या भरी हुई है, गैस भरी हुई है, एक आयनीकृत गैस भरी हुई है, ठीक है। तो जब इस गैस चैम्बर में प्रवेश करती है तो गैस का क्या हो जाता है, आयनन हो जाता है, गैस का आयनन हो जाता है, ठीक है। अब जब ये गैस का आयनन हो जाएगा तो परिपथ में क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है जिसे इलेक्ट्रोमीटर से माप लिया जाता है, ठीक है। जब ये एक्स विकिरण जो है वो स्लिट S1 से होकर क्रिस्टल पर आपतित होती है, फिर क्रिस्टल से निकलने वाली जो ये एक्स विकिरण है उस गैस चैम्बर में प्रवेश करती है और गैस चैम्बर में भरी गैस का क्या होता है, प्रवेश करती है तो गैस चैम्बर में भरी गैस का क्या हो जाता है, आयनन होता है। आयनन होने से विद्युत धारा प्रवाहित होती है जिसे इलेक्ट्रोमीटर से क्या किया जाता है, मापा जाता है, जिसे इलेक्ट्रोमीटर से मापा जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रोमीटर से माप लिया जाता है। फिर आयनन की मात्रा से परावर्तित किरणों की क्या की जाती है, तीव्रता ज्ञात होती है। आयनन की मात्रा से यानी कि गैस का आयनन
ज्यादा होगा, जितना ज्यादा होगा परावर्तित विकिरणों की तीव्रता क्या होगी, उतनी अधिकतम होगी। ठीक है, अब ये आयनन की मात्रा से परावर्तित विकिरणों की तीव्रता ज्ञात हो जाती है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिज्मा, एक प्रिज्मा होगा, प्रिज्मा को घुमाकर कई कोणों पर परावर्तित किरणों की तीव्रता ज्ञात कर ली जाती है। ठीक है, प्रिज्मा को घुमाकर कई कोणों पर परावर्तित किरणों की तीव्रता ज्ञात कर ली जाती है। जिस कोण पर परावर्तित विकिरण की तीव्रता अधिक होगी उस कोण को वह कोण ज्ञात कर लेते हैं, वह कोण थीटा ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, क्या एक प्रिज्मा, यहाँ पे प्रिज्मा रखा होगा, प्रिज्मा को घुमाकर कई कोणों पर परावर्तित किरणों की तीव्रता ज्ञात की जाती है। प्रिज्मा को घुमाकर कई कोणों पर परावर्तित किरणों की तीव्रता ज्ञात की जाती है। जिस कोण पर परावर्तित विकिरण की तीव्रता अधिक होती है उसे कोण थीटा ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, फिर इस तरह से तीन स्पेक्ट्रोमीटर से तीन परावर्तन कोण θ1, θ2 और θ3 ज्ञात होते हैं, जिसे ब्रैग समीकरण में रखकर क्रिस्टल के तलों की दूरियां D11, D100, D110 और D11 ज्ञात कर उनकी मानक दूरियों से तुलना कर क्रिस्टल संरचना निर्धारित होती है। ठीक है, ये तो है स्पेक्ट्रोमीटर, एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। फिर नेक्स्ट आता है ब्रैग विधि, ये इसको ही रहने देते हैं। एक वर्णी एक्स विकिरण है। ठीक है, अब ब्रैग विधि, नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं। ब्रैग विधि क्या है? ब्रैग विधि की परावर्तित व आपतित कोण थीटा उस समय ज्ञात किया जाता है जब परावर्तित विकिरण की तीव्रता क्या होगी, अधिकतम होगी। ठीक है, परावर्तित व आपतित कोण थीटा उस समय ज्ञात किया जाता है जब परावर्तित विकिरण की तीव्रता क्या होगी, अधिकतम होगी। यानी कि जिस कोण पर परावर्तित किरण की तीव्रता अधिक होगी उस कोण को अपन ज्ञात कर लेते हैं ना, थीटा। तो वो क्या होगा, परावर्तित व आपतित कोण उसी समय ज्ञात किया जाता है जब परावर्तित किरण की तीव्रता अधिकतम होती है। अभी अपन थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जब प्रिज्म को घुमाकर कई कोणों पर परावर्तित विकिरणों की तीव्रता ज्ञात कर ली जाती है, जिस कोण पर परावर्तित विकिरण की तीव्रता अधिक होगी उस समय थीटा ज्ञात कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट यही कह रहा है कि परावर्तित व आपतित कोण थीटा उस समय ज्ञात किया जाता है जब परावर्तित विकिरण की तीव्रता क्या होगी, अधिकतम होगी। ठीक है, फिर परावर्तित विकिरण की तीव्रता गैस चैम्बर में आयनन की मात्रा पर निर्भर करती है। परावर्तित विकिरण की तीव्रता जो है, परावर्तित विकिरण की तीव्रता जो है वो गैस चैम्बर में भरी गैस की आयनन की मात्रा पर निर्भर करती है। गैस चैम्बर में आयनन की मात्रा पर निर्भर करती है। अब ये पढ़ा था ना अपन ने कि जिस गैस का आयनन अधिक होता है, आयनन की मात्रा से परावर्तित किरणों की तीव्रता ज्ञात होती है। ठीक है, आयनन की मात्रा से अपन ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर आयनन की मात्रा से परावर्तित किरणों की तीव्रता ज्ञात हो जाती है। ठीक है, तो परावर्तित विकिरण की तीव्रता गैस चैम्बर में आयनन की मात्रा पर निर्भर करती है। जब अधिकतम आयनन होता है उस समय तीव्रता इलेक्ट्रोमीटर से अधिकतम विक्षेप के रूप में ज्ञात हो जाती है। जब अधिकतम आयनन होता है उस समय इलेक्ट्रोमीटर से तीव्रता अधिकतम विक्षेप के रूप में ज्ञात हो जाती है। फिर परावर्तन स्पेक्ट्रोमीटर से परावर्तन कोण, तीन परावर्तन कोण θ1, θ2 और θ3 ज्ञात होते हैं, जिन्हें ब्रैग समीकरण में रखकर क्रिस्टल के तीन तलों की दूरियां D100, D110, D11 ज्ञात कर इनकी तुलना मानक दूरियों से कर क्रिस्टल संरचना निर्धारित की जाती है। ठीक है, तो क्या क्या है ब्रैग विधि में? ब्रैग विधि, ठीक है,
तो पहला पॉइंट इसका है कि परावर्तित कोण व आपतित कोण थीटा उस समय ज्ञात किया जाता है जब परावर्तित विकिरण की तीव्रता अधिकतम होती है। परावर्तित कोण व आपतित कोण थीटा उस समय ज्ञात किया जाता है, उस समय ज्ञात किया जाता है जब परावर्तित विकिरण की तीव्रता क्या होती है, अधिकतम होती है। जब परावर्तित विकिरण की तीव्रता अधिकतम होती है। ठीक है, परावर्तित कोण व आपतित कोण थीटा उस समय ज्ञात किया जाता है जब परावर्तित विकिरण की तीव्रता अधिकतम होती है। ठीक है, फिर दूसरा इसका पॉइंट आता है, परावर्तित विकिरण की तीव्रता गैस चैम्बर में आयनन की मात्रा पर निर्भर करती है, या आयनन की मात्रा से परावर्तित विकिरण की तीव्रता क्या हो जाती है, ज्ञात हो जाती है। ठीक है, परावर्तित विकिरण की तीव्रता, विकिरण की तीव्रता गैस चैम्बर में आयनन की मात्रा पर निर्भर करती है। आयनन की मात्रा पर निर्भर करती है। ठीक है, फिर आयनन अधिकतम होगा, जब अधिकतम आयनन होगा तो उस समय तीव्रता इलेक्ट्रोमीटर से अधिकतम विक्षेप के रूप में ज्ञात हो जाती है। जब अधिकतम आयनन होता है, अधिकतम आयनन होता है, उस समय इलेक्ट्रोमीटर से अधिकतम विक्षेप के रूप में तीव्रता ज्ञात हो जाती है। उस समय तीव्रता इलेक्ट्रोमीटर से अधिकतम विक्षेप के रूप में, अधिकतम विक्षेप के रूप में ज्ञात हो जाती है। अधिकतम विक्षेप के रूप में ज्ञात हो जाती है। ठीक है, तो परावर्तित विकिरण की तीव्रता गैस चैम्बर में आयनन की मात्रा पर निर्भर करती है। जब अधिकतम आयनन होता है उस समय तीव्रता इलेक्ट्रोमीटर से अधिकतम विक्षेप के रूप में क्या हो जाती है, ज्ञात हो जाती है। ठीक है, फिर स्पेक्ट्रोमीटर से 3 परावर्तन कोण θ1, θ2, θ3 ज्ञात होते हैं, जिन्हें ब्रैग समीकरण में रखकर क्रिस्टल तलों के मध्य की दूरी, क्रिस्टल की 3 तलों की दूरी, तीसरा पॉइंट है स्पेक्ट्रोमीटर से तीन परावर्तन कोण θ1, θ2 और θ3 ज्ञात होते हैं, जिन्हें ब्रैग समीकरण में रखकर क्रिस्टल के 3 तलों की दूरी, क्रिस्टल के 3 तलों की दूरी D11 दूरियां D100, D110 और D111 ज्ञात कर इनकी तुलना
मानक दूरियों से कर, मानक दूरियों से कर, मानक दूरियों से कर क्रिस्टल संरचना निर्धारित की जाती है, क्रिस्टल संरचना निर्धारित की जाती है, क्रिस्टल संरचना निर्धारित की जाती है। ठीक है, क्रिस्टल संरचना निर्धारित की जाती है। फिर ब्रैग समीकरण क्या है? ब्रैग समीकरण क्या है? ब्रैग समीकरण है जो स्पेक्ट्रोमीटर से 3 परावर्तन कोण थीटा आए थे ना, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, उसका मान ब्रैग समीकरण में रखकर फिर क्रिस्टल तलों के मध्य की दूरियां निकालकर उनकी तुलना मानक दूरियों से कर फिर क्रिस्टल की संरचना के निर्धारण किया जाता है। ठीक है, तो ब्रैग समीकरण क्या है? n लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। ठीक है, और अपन को यहाँ पे निकालना क्या है? क्रिस्टल तल के मध्य की दूरी निकालनी है। ठीक है, तो अतः क्रिस्टल तल की दूरी d100 d100 इक्वल टू क्या आ जाएगा? d निकालना है अपन को, तो 2 और साइन थीटा n लैम्डा के नीचे आ जाएंगे, n लैम्डा इज इक्वल n लैम्डा अपॉन 2 साइन थीटा। ठीक है, तो d कोई भी एक दूरी ले ली अपन ने, जैसे 110 लिया है, d110 इज इक्वल टू n लैम्डा अपॉन 2 साइन थीटा 1, यानी कि पहले के लिए निकाली है तो यहाँ पे थीटा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे थीटा क्या है? परावर्तन कोण है। d110 क्या है? जहां थीटा क्या है? थीटा है परावर्तन कोण, n है परावर्तन कोटि। ठीक है, लैम्डा है तरंग दैर्ध्य x विकिरण की, तरंग दैर्ध्य x विकिरण की, और d100 क्या है? क्रिस्टल तलों के मध्य की दूरी, क्रिस्टल तल के मध्य की दूरी। ठीक है, ये इस तरह से अपन क्रिस्टल तलों के मध्य की दूरी निकालेंगे और उससे इससे क्रिस्टल संरचना का निर्धारण किया जाता है। फिर नेक्स्ट अपने टॉपिक आता है ब्रैग समीकरण का व्युत्पन्न, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ब्रैग समीकरण का व्युत्पन्न